स्टूडेंट, मैं अर्चना वशिष्ठ आपको हिंदी पढ़ाऊंगी कक्षा 7 की। और ये पुस्तक जो है आपकी बसंत, उसका जो पाठ है, लेसन है 1 है। और इसमें सबसे पहले एक कविता है आपकी जो शिवमंगल सिंह सुमन ने लिखी है। और शिवमंगल सिंह सुमन जो कवि हैं, उन्होंने ये पक्षियों की तरफ से अपनी लेखनी के द्वारा उनकी भावनाओं को व्यक्त किया है। तो सबसे पहले हम ये कविता देखें और उसके बाद में सबसे पहले हम इनके शब्दार्थ देखेंगे। जैसे देखो, यहाँ पर गगन, नभ, उन्मुक्त, आज़ाद, पिंजरबद्ध, पिंजरे में, कनक, सोना, तीलियाँ, सलाखाएँ, कटुक, कड़वी, निबोरी, नीम का फल, पुलकित, खुशी से रोमांचित होना, तरु माने पेड़, फुनगी माने सबसे ऊंची टहनी का ऊपरी भाग, स्वर्ण श्रृंखला सोने की कड़ियाँ यानी सोने की जो सलाखाएँ होती हैं, सोने की डंडियाँ जो पिंजरे की बनी हुई होती हैं वो, अरमान, इच्छा, होड़ा होड़ी, प्रतिस्पर्धा, नीड़ माने घोंसला, आश्रय माने सहारा और आकुल माने बेचैन, विघ्न माने रुकावट या बाधा। ये आपके जो शब्दार्थ मैंने निकाले थे, ये आपकी इस पुस्तक में पाठ में आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके हमको शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिखने हैं, ये कविता अपनी कॉपी में लिखनी है, ठीक है। और जो मैं आपको अर्थ बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनकर याद भी रखना है। तो अब सबसे पहले हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी हम पक्षी जो हैं वो खुले आसमान के पक्षी हैं, इस तरह का ये शीर्षक है। सबसे पहले मैं आपको शिवमंगल सिंह जो सुमन हैं इनका जो परिचय है वो मैं आपको, शिवमंगल सिंह सुमन इनकी फ़ोटो मैंने यहाँ लगाई हुई है, इसको देखें। ये शिवमंगल सिंह सुमन हैं जो कवि हैं और इन्होंने ही ये कविता लिखी है। उनके जीवन के बारे में, उनके जीवन का परिचय जो है वो इस तरह से है। जो शिवमंगल सिंह सुमन है उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर नामक गांव में सन 1915 में हुआ था। ये जो कवि हैं बेटा, ये इनके बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ये जानकारी है आपको, मैंने सीधे ही भेज दी इसको। तो जिले के झगरपुर नाम के गांव में 1915 में हुआ था। इनकी रचनाएं जो हैं वो हिलोल, जीवन के गान, मिट्टी की बारात, इस तरह से इनकी रचनाएं हैं। इनका जो भाव पक्ष है वो सुमन जी की जो कविताएं थीं सामाजिक जीवन या राष्ट्रीय चेतना से जुड़ी हुई हैं। वे आस्था तथा विश्वास के कवि हैं। इस दृष्टि से, यानी इस दृष्टिकोण से, वरदान मांगूंगा नहीं तथा तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पथवार आदि जो रचनाएं हैं उनकी, यानी उन्होंने जो लेखन कार्य किया है वो उल्लेखनीय है, यानी उनको सराहा गया है। वे वर्गहीन समाज की कामना करते हैं, यानी वर्गों में बटा हुआ समाज वो नहीं चाहते हैं। उनका कला पक्ष है, सुमन जी की जो कला पक्ष है उसकी शैली में उनके व्यक्तित्व की यानी स्पष्ट छाप दिखाई देती है। व्यक्तित्व की छाप का मतलब यहाँ पर ये है कि उनके व्यक्तित्व में भी वही चीज़ दिखाई देती है जो वो कहते हैं। उनकी शैली में सरलता, स्वाभाविकता है। शब्द चयन, कल्पना तथा भाव सौंदर्य की दृष्टि से उनकी भाषा समर्थ और सशक्त कही जा सकती है। यानी जो अपनी कविताओं में उन्होंने शब्दों का चयन किया है, जो उनकी कल्पनाएं हैं या उनका जो भाव है उन कविताओं का, वो बड़ा ही सशक्त है, यानी वो अपनी बात को बड़े अच्छे से कह पाए हैं। शैली, माधुर्य, प्रसाद और ओज गुणों से संपन्न है। सुमन जी सरल एवं व्यावहारिक भाषा के पक्षपाती हैं। इनकी खड़ी बोली में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ कहीं कहीं उर्दू के शब्द भी दिखाई देते हैं, यानी उर्दू भाषा का भी उन्होंने अपनी कविताओं में प्रयोग किया है, अपने लेखन कार्य में प्रयोग किया है। इनकी भाषा की जो सरलता है और प्रभाव पाठक की अनुभूति से शीघ्रतापूर्वक तादात्म्य स्थापित कर लेती है। मतलब जो लेखक हैं उनकी बातों को जो उनके पाठक हैं बड़े अच्छे से समझ जाते हैं। अब शिवमंगल सिंह सुमन के न केवल कविताओं के क्षेत्र में ही एक शक्तिशाली कार्य किया उन्होंने,
बल्कि वे अपने समय की सामूहिक चेतना के संरक्षक भी थे। उन्होंने न केवल अपनी भावनाओं का दर्द व्यक्त किया बल्कि युग के मुद्दों पर भी निर्भीक रचनात्मक टिप्पणी भी की थी। इस तरह से शिवमंगल सिंह सुमन जी का ये परिचय था। अब मैंने आपको शब्दार्थ बताए और फिर इनका जीवन परिचय बताया। शिवमंगल सिंह सुमन जो हैं उनको मैंने अभी यहाँ पर आपको चित्र बताया, ये कवि हैं अपने। और अब मैं आपको इस कविता का अर्थ समझाऊंगी, तो बच्चों ध्यान से सुने जिससे कि आपको कविता जो है वो अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अब देखिएगा। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निवोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब देखिएगा, हम पंछी क्या कह रहे हैं कि जो हम पक्षी हैं वो हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं और पिंजरे में बंद रहकर यानी पिंजरे में बंद रहकर हम अपने गान को यानी जो उनकी चिड़ियाओं की ची ची चूँ चूँ जो चहक होती है, जो वो अपना गान गाते हैं, वो जो है वो उनको स्वतंत्र रूप से वो गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, कनक तीलियों से टकराकर का मतलब यहाँ पर ये है कि जो पिंजरे में बंद करके उनको रखा गया है, उन पिंजरों में जो सोने की सलाखों का जो पिंजरा है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सोने की सलाखों का पिंजरा है उनकी तीलियों से टकराकर हमारे पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित पंख का आशय यहाँ पर ये है कि जो उनके पंख हैं यानी उड़ान भरने के लिए जो उनका एकदम से मन होता है, यानी खुशी से रोमांचित होकर वो अपने पंखों को खोलते हैं उड़ने के लिए, तो वो पंख जो हैं वो टूट जाएंगे, यानी उनके पंख जो है वो टूट जाएंगे। यानी उड़ान भरने के लिए उनके पंख जैसे ही अपनी पंख जो हैं वो चिड़िया या पक्षी खोलेंगे अपने पंखों को, तो देखेंगे कि जो पर्याप्त स्थान वहाँ पर नहीं है उनके पिंजरे में, और इस तरह से जैसे ही पंख खुलेंगे तो वो लोहे की सलाखों से, लोहे की तीलियों से टकराकर वो जो उनकी जो खुशी है वो समाप्त हो जाएगी और उनके पंख जो है वो टूट जाएंगे। तो इस तरह से जो पक्षी हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पुलकित पंख उस पिंजरे में रहकर टूट जाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ आई, ये वाला पैराग्राफ। अब देखो दूसरा वाला पैराग्राफ। हम बहता जल पीने वाले, बहता जल पीने वाले का मतलब क्या है यहाँ पर? जो पक्षी हैं, तालाब है, नदी है, झरने हैं, अब जहाँ पर जो पक्षी रहता है वो वहीं पर वहाँ अपनी चोंच से 2-4 बूंद पानी पी लेता है। तो बहता जल पीने वाले का मतलब यहाँ पर है कि खुला हुआ जल पीने वाले हैं ये और मर जाएंगे भूखे प्यासे। कैसे भूखे प्यासे मर जाएंगे? पिंजरे में रहकर वो भूखे प्यासे मर जाएंगे। तो बच्चों ये वाली चीज़ समझ आई आपको कि बहता जल पीने वाले यानी स्वतंत्र रूप से कहीं भी जल पी लेने वाले जो पक्षी हैं वो पिंजरे में बंद रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निवोरी, कटुक निवोरी का मतलब यहाँ पर ये है कि जो कड़वी निवोरी है, कटुक का मतलब कड़वी, कड़वी कैसे? आपने नीम का पेड़ देखा होगा, उसके ऊपर कड़वे जो फल लगते हैं उनको निवोरी कहा जाता है। तो वो जो निवोरी है वो ये कहना चाह रहे हैं, हालांकि पक्षी अनार भी खाते हैं, है ना, आम भी खा लेते हैं, अमरूद भी खाते हैं, बहुत सारे फलों को खाते हैं, लेकिन यदि वो भी ना मिले, उनका आशय यहाँ पर ये है कि वो फल भी ना मिले हमें और चाहे हमें कड़वी निवोरी ही मिले पेड़ों की, लेकिन स्वतंत्र रूप से। कैसी? स्वतंत्र रूप से। तो वो स्वतंत्र रूप से कड़वी निवोरी को खाकर भी वो खुश रहेंगे यदि वो स्वतंत्र हैं तो, नहीं तो उनको कनक कटोरी की मैदा, जो सोने की कटोरी में मैदे से बने जो पकवान हम लोग उनको परोसते हैं वो भी उनको अच्छी नहीं लगती, यानी उनको अच्छी नहीं लगेगी।
क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर परतंत्र हैं, दूसरे के चंगुल में फंसे हुए हैं और वहाँ पर वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, वो स्वतंत्र रूप से उड़ नहीं पाते। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें स्वतंत्र रूप से यदि कड़वी निवोरी भी मिल जाएगी तो हमें उस कड़वी निवोरी का स्वाद ज़्यादा बेहतर लगेगा उस कनक कटोरी की मैदा में रखे हुए पकवान, मतलब कनक कटोरी यानी सोने की कटोरी में रखे हुए मैदा। जो मैदा जानते हो आप, आटा होता है, आटा से महीन जो आटा होता है उसको मैदा बोलते हैं और मैदे से पकवान बनते हैं। तो इस तरह के मैदा के पकवान या मैदा उनको रुचिकर नहीं है, पसंद नहीं है, उनको अपनी स्वतंत्रता ज़्यादा पसंद है। तो बच्चों ये दो आपको समझ आ गए पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ है अपना स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में। स्वर्ण श्रृंखला, अब वो क्या कह रहे हैं पक्षी कि हम सोने की श्रृंखलाओं के बंधन में बंधे हुए बहुत समय से हम यहाँ पर पड़े हुए हैं। इसीलिए अब क्या हो रहा है, हम अपनी गति और उड़ान सब भूल चुके हैं। गति मतलब जो इंसान चलता है उसकी, है ना, और उड़ान वो सब भूल गया, यानी अपना चलना और उड़ना हम सब भूल गए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, पक्षी क्या कह रहा है कि बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले, यानी अब वो सपनों में ही ऐसा महसूस कर रहे हैं, यानी पिंजरे में एक छड़ सी होती है जिस पर पक्षी बैठा रहता है और वो हिलती रहती है, तो ऐसा महसूस होता है कि वो झूला झूल रहा है। ऐसे झूला झूलते हुए वो सपना ले रहा है और सपने लेते हुए वो ये महसूस कर रहा है कि मैं तरु का मतलब यहाँ पर है पेड़, वृक्ष, और उसकी फुनगी, पेड़ जो होता है पेड़ बेटा, उसकी जो फुनगी होती है, वो फुनगी का मतलब बहुत ऊंचा, जो सबसे ऊंची जो मतलब पेड़ जब जहाँ पर लास्ट जाके ख़त्म होता है वो, और वो पतली जो डालियाँ होती हैं और उन डालियों पर यदि कोई पक्षी बैठता है तो वो हिलती हैं। तो तरु की फुनगी पर के झूले, तो पक्षी कह रहा है कि हम यहीं पर बैठे बैठे ऐसा सपना देख रहे हैं कि हम पेड़ की फुनगी पर बैठे हुए हैं, पेड़ की ऊंची डाल पर भाग पर बैठे हुए हैं और वहीं पर हम झूला झूल रहे हैं। जबकि वो कहाँ बैठे हैं, वो पिंजरे में बैठे हैं। पिंजरे में बैठे बैठे ही वो सपना ले रहे हैं कि हाँ हम पेड़ पर बैठे हैं और हम झूल रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि पक्षी का सपना ये है कि वो पेड़ की फुनगी पर बैठे, है ना, पेड़ पर जाकर कूदे, है ना, चहचहाए और खुले आसमान में ऊंचा उड़े। इस तरह की उनके सपने हैं। अब वो सपने देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, उस पिंजरे में बंद रहकर। इसलिए वो कह रहे हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, सोने की श्रृंखलाओं के बंधन में, सोने के पिंजरे में हम अपनी गति और उड़ान यानी अपने चलने की गति को और उड़ान को भूल चुके हैं और सपनों में ही सोच रहे हैं कि हाँ हम तो अब पेड़ की फुनगी पर बैठ गए, अब झूला झूल रहे हैं। इस तरह से वो सोच रहे हैं। तो ये अपने 3 पैराग्राफ हुए बच्चों। चौथा है ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान, पक्षी फिर कह रहा है कि हमारे अरमान, हमारी इच्छाएं, है ना, तो ऐसी थी कि हम नीले आकाश में, नीले गगन में उड़ते, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, पिंजरे में बंद हैं। तो ऐसे थे अरमान, ऐसी इच्छा थी कि हम नीले आकाश में उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, यानी नीला नभ जो है यानी आकाश जो है कहाँ तक फैला हुआ है उसकी सीमाओं तक, यानी उसके अंतिम छोर तक जाने की हमारी इच्छा थी। लाल किरण सी चोंच खोलकर, और हमारी क्या इच्छा थी दूसरी, कि अपनी जो लाल किरण सी चोंच, जो आप जैसे आप देखते हो सूरज की किरणें लाल लाल है ना, चमकीली सी निकलती हैं, तो वैसे ही जो पक्षी है उसकी जो लाल चोंच है जब वो खोलता है तो चमकती है, और चुगते तारक अनार के दाने, और तारे के नुमा जो चमकीले लाल लाल अनार के दाने हैं उनको वो अपनी चोंच को खोलकर चुगते। तो ऐसी उनकी इच्छा थी कि ऊंचे आकाश में उड़ें और अनार के दाने
चुगें, यानी पेड़ों पर से जाकर फल खाएं। तो इस तरह से पक्षी की इच्छा थी। अब अगला है आपका, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। अब बच्चों सुनो कि होती सीमाहीन, सीमाहीन का मतलब यहाँ पर क्या है? सीमाहीन का मतलब है कि ऐसी सीमाएं, यानी ऐसी जगह जहाँ पर उस क्षितिज के पार अंतिम छोर तक, है ना, क्षितिज का मतलब है दूर आकाश में, जहाँ पर धरती और आकाश का सा मिलन होता है। आप कभी ऊंचे छत पर, ठीक है, या ऊंचे पहाड़ पर जाकर खड़े हों और फिर आप अनंत आकाश में देखें, यानी दूर दूर तक आकाश में देखें, तो आपको बहुत दूर जाकर एक ऐसी स्थिति नज़र आएगी कि यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि धरती और आकाश मिलने ही वाले हैं, यानी उस अंतिम छोर पर धरती और आकाश मिलने वाले हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हमको वो दूसरा छोर और आगे जाकर ऐसा ही महसूस होगा। तो ऐसी स्थिति में उस जगह को क्या कहते हैं? जहाँ धरती और आकाश के मिलन का भ्रम हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? क्षितिज। यानी ऐसी सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी उस स्थान तक पहुँचने की पक्षियों में होड़ मचती कि हम वहाँ तक उस सीमाहीन अनंत आकाश और जो धरती है उसकी जहाँ पर मिलन जैसा महसूस हो रहा है, हम वहाँ तक उड़कर पहुँचें। तो इस तरह से होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी इन पंखों से होड़ा होड़ी करते, यानी इन पंखों से हम जाकर उड़ते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, यानी उस क्षितिज तक को पाने के लिए या तो हमें वो मिल जाता, यानी हम वहाँ तक पहुँच जाते, या तनती सांसों की डोरी, या तो हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं, है ना, उड़ते उड़ते ही। नहीं तो फिर क्या होगा? बहुत ज़्यादा दूर तक जब पक्षी उड़ेगा तो उसकी सांस उखड़ जाएंगी, और सांस उखड़ने पर क्या होगा? उसकी जो अंतिम लीला यानी वो समाप्त भी हो सकता है, यानी वो ख़त्म भी हो सकता है। तो या तो सांसों की डोरी मतलब कि हमारे मृत्यु हो जाए, या हम उस क्षितिज पर पहुंच जाएं। तो ऐसी हमारी इच्छा है, यानी हम इस तरह से आकाश में उड़ना चाहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर है कि उस अनंत आकाश में हम उड़ना चाहते हैं, चाहे हम थक जाएं। ठीक है बच्चों, देखो, है ना। तो अब क्या कह रहा है फिर पक्षी कि नीड़ ना दो। नीड़ ना दो मतलब, नीड़ का मतलब यहाँ पर क्या है? घोंसले से। चाहे टहनी का, टहनी का यानी टहनी पर जो पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं, यदि तुम, मनुष्य से कह रहा है पक्षी कि यदि तुम वहाँ पर भी हमें अपने घोंसले ना बनाने दो तो नीड़ ना दो, यानी नीड़ को भी छुड़ा लो, यानी हमारे आश्रय को छुड़ा लो, है ना, घोंसले को हमारे को तोड़ दो। चाहे टहनी का, टहनियों पर जो घोंसले होते हैं उनको तोड़ दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, और हमारे जो रहने के स्थान हैं उनको भी तुम समाप्त कर दो। छिन्न भिन्न का मतलब यहाँ पर है तोड़ फोड़ कर दो, है ना। लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। से मंगल सिंह सुमन जी क्या कहते हैं पक्षियों की तरफ से कि पक्षियों को जब पंख दिए हैं तो उनकी उड़ने की जो क्षमता है उसमें विघ्न न डालें, यानी उनकी जो उड़ने की जो बेचैन है वो उड़ने के लिए, उसमें वो कोई भी मनुष्य विघ्न न डाले, क्योंकि ईश्वर ने उनको पंख दिए हैं जिससे कि वो उड़ सकें। और जब भगवान ने ही उनको पंख दे दिए तो तुम क्यों उनके लिए बाधा बन रहे हो? तो उनको उन्मुक्त आकाश में विचरण करने दो, उनको उड़ने दो, और उनके लिए पिंजरे में बंद करके उनकी स्वतंत्रता को मत छीनो। इस तरह से ये पाठ आपका संपन्न हुआ, समाप्त हुआ। ये अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक कविता भी और शब्दार्थ भी अपनी कॉपी में लिखने हैं, शब्दार्थ याद करने हैं, और इस तरह से ये पाठ आपका पूरा हो गया बच्चों। और मैं क्वेश्चन आंसर आपको दोबारा फिर करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।